माननीय चेयरमैन सर, आज जो बिल यहाँ सदन के सामने रखा गया है वो जम्मू कश्मीर का जो काडर है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उसको गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के काडर के साथ मर्ज करने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उस कानून के बारे में अगर ये नॉर्मल यूनियन टेरिटरी होती तो शायद मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे कि सदन में बताया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कुछ समय के लिए दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड दी जाएगी। तो मेरा माननीय गृह मंत्री जी से पूछना कि अगर स्टेटहुड बनानी है, जो कि बहुत अनिवार्य है, और क्यों अनिवार्य है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो जब पिछले 3 साल से पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी काडर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी काडर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? उससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी रखना चाहता, और परमानेंटली अगर यूनियन टेरिटरी नहीं रखना चाहता था तो फिर 2-4 महीनों के लिए काडर को मर्ज करना और फिर स्टेट बनेगी और फिर उससे बाहर निकालना, तब तक कई ट्रांसफरें इधर की होंगी, इधर की होंगी, कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल जाएगा, गोवा मिजोरम से कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, जम्मू कश्मीर से गोवा मिजोरम जाएगा। तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत? मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी यहां हैं। बहुत सारी चीजों पे जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, यूनियन टेरिटरी बनी, उस पर चर्चा हुई थी। मैं उस पर आज दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, और मैं कोई कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं आज करना चाहता हूं, क्योंकि शायद ये इस सदन में मेरी किसी भी बिल पर या क्वेश्चन पर आखिरी स्पीच। लेकिन कुछ तर्क ये दिए गए थे उस वक्त कि यूटी क्यों बनाया जा रहा, ये तर्क दिया जा रहा था या तर्क दिया गया था कि विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज बाहर से जा नहीं पा रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही, इसलिए उद्योग बाहर से नहीं जा रहे हैं, और जिसके कारण वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादा। तो यूटी बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे। गवर्नमेंट लथार्जिक है, वो रुचि नहीं ले रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जब से गवर्नर रूल हुआ और जब से
स्टेटहुड, विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बनी और स्टेटहुड खत्म हो गई, एक तो स्टेट के नक्शे से हिंदुस्तान के उड़ गई, यूनियन टेरिटरी बन गई, वो तो अलग बात। लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर जो एक बेस बनाई गई थी कि ये कारण है यूटी बनाने के। मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं। कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज आती हैं, बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है। उसके कारण है क्योंकि वहां सफल नहीं रहती इंडस्ट्री। 6 महीने तो विंटर होता है, दूर भी है। लेकिन अधिकतर हमारी जो जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन 10 डिस्ट्रिक्टों में 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब के साथ लगे हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू। अधिकतर तो कठुआ में, थोड़ा फिर सांबा में और थोड़ी सी जम्मू। तो बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों में कोई उद्योग लगाता नहीं है, दूर है जम्मू से, और रेल नहीं है। नॉर्मली रेल हेड पर लोग उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के आंकड़े बताता हूं। नया उद्योग कोई नहीं आया, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन इन 2 सालों में टोटल संख्या जम्मू प्रोविंस में उद्योगों की 12,997, तकरीबन 3 कम हैं 13,000 उद्योगों। और इनमें चल कितने रहे आज? 5,890। और बंद कितने हुए? 7,107। तो 60% माननीय गृह मंत्री जी उद्योग बंद हो गए, नया आया नहीं। तो ये तर्क कहां? उसका मतलब है वो तर्क जो दिया गया था कि हम यूटी बनाएंगे, बाहर से आएंगे, मैं ये कहता हूं ये सब बाहर के थे। ये कोई पंजाब के थे, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई मुंबई का था। तो यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं। यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है, इंसेंटिव्स खत्म किए गए। फिर ये जो 1-1.5 साल से 5 अगस्त 18 से जो गतिरोध बनता रहा, तो लोग भागी गए क्लोज। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ठीक नहीं था। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं। टेलीविजन में हो सकता, लेकिन रोड पे कोई डेवलपमेंट नहीं। सड़कों की कंडीशन बहुत खराब। यहां तक मैं नेशनल हाईवे का जिक्र कर रहा था कल या परसों किसी विषय पे चर्चा करते हुए कि एक स्ट्रेच है 30 किलोमीटर का बटोद से बानहाल तक, वो 7 साल से नहीं बन रहा। तो हमारा नेशनल हाईवे ही बंद रहता है साल में, बरसात में 2-3 महीने और 2-3 महीने विंटर में, तो 4 महीने नेशनल हाईवे ही बंद होता है। हमारे बॉर्डर एरियाज पे, उसमें ज्यादा मैं उल्लेख नहीं करना, मैं आज ही बता चुका हूं कि कितने सीज फायर वायलेशन बढ़ गए। पिछले साल 5,000 से ज्यादा, उससे पिछले साल 3,000 से ज्यादा, उससे पिछले साल तकरीबन 3,000, जिसकी वजह से हमारे जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ में बहुत नुकसान होता है। किसानों का भी, लोगों का भी, जान माल का नुकसान होता है। 5 मरले जमीन बॉर्डर के दूर देनी थी, बॉर्डर से जहां लाइन है, ताकि जब भी फायरिंग होती तो वो बच सकते, वो अभी तक नहीं हुआ। वाटर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वाटर सप्लाई की, उसका कारण है कि कोई न कोई नए तजर्बे होते हैं जम्मू कश्मीर में। पहले जब जो इरिगेशन का और या वाटर सप्लाई का जब टेंडर्स निकलते थे, तो उसमें प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट 70% करती थी और 30% वेजेस कंट्रैक्टर लगाता था। मैंने पाइप्स का मैं उदाहरण देता था। तो वाटर सप्लाई वाले
70% पाइपें खरीदते थे। एक तो सस्ती खरीदते थे, सरकार की खरीदती थी, एक जगह खरीद। अब ये निकला कि नहीं, 70% नहीं, 100% कॉन्ट्रैक्टर खुद खरीदेगा। उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता रहता है कहां मुझे मिलेगी। सरकार खरीदती थी एक ही वगैरह, तो एक ही सरकार बांट देती थी कहां कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा उसमें क्या गलती की कि अगर कहीं टूट गई पाइप, फट गई टाइप, तो डिपार्टमेंटल जो काम होता था रिपेयर का, अब वो डिपार्टमेंटल रिपेयर नहीं होगी, उसके लिए भी टेंडर निकलेगा। तो तब तक उसको प्यासा रहना है, तब तक उसको वाटर सप्लाई के। तो अगर डिपार्टमेंट होला था तो उसी रातों रात उसको दूसरी पाइप लगाता, जोड़ देता, नहीं, उसके लिए भी अब क्या कहते हैं, टेंडर निकलेगा। पावर में जब तक सरकार थी वहां, तो उस वक्त 90 रुपए टैरिफ था पर यूनिट, और आज क्या है, 375 रुपए पर यूनिट। एम्प्लॉयमेंट तो भयंकर बढ़ गई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के क्या रीजन है, 3-4 रीजन। कश्मीर का अलग रीजन है, जम्मू का अलग रीजन है। कश्मीर का अलग रीजन है कि 5 अगस्त जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद कई महीनों तक पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर बंद रहा, एक तरीके की कर्फ्यू की स्थिति रही। उसके बाद कोविड आया, तो नतीजा यह हुआ कि टूरिज्म शून्य के बराबर हुआ। नतीजा ये हुआ कि हैंडीक्राफ्ट शून्य के बराबर हुआ। दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स वो जम्मू में भी बंद हो गए, कश्मीर में भी बंद हो गए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहे, और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उसमें भी जिन टीचरों को तनख्वाह मिलती थी वो भी बंद हो गई। तो जो एम्प्लॉयड थे वो भी और अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, वो तो बंद होगी, लेकिन जो दूसरा तिजारत के जरिए पैसा मिलता था लोगों को तिजारत करने से, वो भी नहीं मिल रहा। तो अभी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हर लेवल पे कई गुना बढ़ गई। सरकार अगर होती, वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, तो समाधान कुछ हद तक होता। मंत्री कम होते हैं लेकिन एमएलएज होते हैं। क्यों हम पूरे देश में यूटीज नहीं बनाते हैं, क्यों इलेक्टेड गवर्नमेंट रखते हैं? सर, मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ये मानेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है वो एक मुलाजिम की नहीं होती। आपने अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी के, बीडीसी के इलेक्शन किए, जिसकी हमने सराहना की, हमने उसको सपोर्ट किया। क्यों किया? आपने क्यों ये इलेक्शन कराया? क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस लेवल पे भी हों, ब्लॉक लेवल पे भी हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हों, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हों, वो डेवलपमेंट करें। लेकिन एमएलए तो कानून भी बनाता। अब अफसर हमारा तो कानून नहीं बना सकता। वो कानून बनाएगा, वो एक जगह एक आदमी बनेगा। अभी हम यहां डिस्कस करते हैं तो कानून आप लाते हैं तो कितनी अमेंडमेंट्स उसमें आती हैं, कितनी उसमें सजेशंस आती हैं। अब आज कानून बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें कोई सजेशन नहीं आई। वो एक आदमी का, जो चीफ सेक्रेटरी का दिमाग होगा या किसी ऑफिसर का दिमाग होगा, वो एक आदमी की सजेशन होगी। उसका इंपैक्ट देहात में क्या होगा, उसका इंपैक्ट जम्मू में क्या होगा, उसका इंपैक्ट लद्दाख में क्या होगा, उसका इंपैक्ट किसानों पे क्या होगा, मजदूरों पे होगा, वो नहीं सोचेगा। वो तो दफ्तर में बैठ के बनाएगा। लेकिन उसको इंपैक्ट को देखने के लिए जो हम कानून बनाते हैं पार्लियामेंट या विधानसभाओं में, वो चर्चा होती है और एक कलेक्टिव विजडम होती है। उस कलेक्टिव विजडम से वो एक नक्शा ही बदल जाता। सर, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ रास्ते इस सरकार ने
यूटी के दौरान दिए। रहबरे टीचर, जो टीचर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को स्कूल में, विशेष रूप से फिजिकल टीचर्स, 3000 फिजिकल टीचर्स इसी सरकार में लगे 2 साल पहले, लेकिन 7 साल तक उनको प्रोविजन पीरियड है। और 7 साल तक सर आपको हैरान होंगे, जो फिजिकल टीचर्स हैं जो लगाए गए हैं बाय सिलेक्शन लगाए गए हैं, बीए एलएलबी हैं, एमए हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, और 7 साल तक उनको माननीय गृह मंत्री जी पर मंथ सिर्फ 3000 रुपए मिले। 3000 रुपए किसी फिजिकल टीचर को आप 7 साल तक दे सकते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, ये कौन सा तजर्बा हो रहा होगा? मेरे एक डेलीगेशन मिला जम्मू के भी और श्रीनगर के, एक की 2 लड़कियां थी, दूसरे के एक लड़का और लड़की थी, तीसरे की एक लड़की थी। वो कहता है सर मैं अपने हर महीने अपने दोस्तों से 100 200 रुपए लेता हूं क्योंकि बच्ची छोटी है, उसका दूध पूरा नहीं होता। माननीय गृह मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि प्रोबेशन तो होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, लेकिन 7 साल का फिजिकल टीचर का प्रोबेशन में सिर्फ 3 महीने, वो तो आधी नौकरी। पहले आजकल नौकरी कोई 30-25 साल वाले को तो नहीं लगती है, 40 साल वाले को नौकरी लगती है, और उसके बाद 7 साल ये गई तो तब तक 50 हो गया, और उसके बाद 10 साल बाद रिटायर होगा, उसके बाद पेंशन भी नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब अगर वहां विधानसभा होती तो इन लड़कों को कश्मीर और जम्मू से मुझे मिलने के लिए नहीं आने की जरूरत पड़ती, वहां एमएलए होता, मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन कहते हैं हम दफ्तर, हमें अफसरों के पास टाइम नहीं मिलता है, इसलिए स्टेटहुड जरूरी है। और कोई चीफ मिनिस्टर किसी को शौक होगा उसके लिए नहीं है, ये लोगों के समाधान के लिए, उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, उसको नौकरी मिले, उसका रोजगार मिले, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ये जरूरत। स्टाफ, अभी कोरोना से हम लड़ रहे हैं पूरा देश। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे समय कोरोना पर दिया, ठीक है, गौरव को बहुत, देश को बहुत गौरव है कि वैक्सीन बना है हमारे साइंटिस्ट में, उसका सब लाभ उठा रहे हैं, देश और दुनिया लाभ उठा रही है। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब कोरोना से जैसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। ये भी एमएलए अगर होता और मंत्री होता तो कई मीटिंगें होती और तुरंत स्टाफ लगाया होता। ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है, स्पेशलिस्ट ट्रेंड है, एमबीबीएस लड़के और लड़कियां अनएम्प्लॉयड है, मेडिकल असिस्टेंट्स अनएम्प्लॉयड है। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे कोई 2500 के करीब मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट हैं जो सरकारी नौकरी में, लेकिन 15,000 और लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग करके मेडिकल असिस्टेंट की और फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी स्टेट फार्मेसी जो एक्ट है उसको रजिस्टर नहीं करता। तो जब इतनी जरूरत है, एक तरफ से हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए, एमबीबीएस, एमडी, मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ताकि गांव तक पहुंच जाए, और यहां जम्मू कश्मीर में 15,000 ट्रेनिंग करके बैठे हैं और किसी ऑफिसर को फुर्सत नहीं है कि ये इनको परमिशन दे फार्मेसी एक्ट के तहत। इसलिए स्टेटहुड जरूरी है कि जो इन लोगों तक पहुंच जाए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पहले से है सर, क्यों हम आर्टिकल 370 में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। आर्टिकल 370 में 2 ही चीजें बची थी। एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, मतलब वहां के स्टेट आईएएस आईपीएस तो कर सकता था, लेकिन बाकी मुलाजिम नहीं कर सकता, और वहां जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन आज के ग्रामीण बैंकों में बाहर के लोग आ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं।
सर क्यों नहीं बाहर का कर सकता था? कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई आसमान से जम्मू कश्मीर उतरा था तो वहां कोई जा नहीं सकता और जम्मू कश्मीर वाले पूरे हिंदुस्तान में जा सकते। सर ये आज के जमाने नहीं थे, महाराजा हरि सिंह के जमाने से था। 1925 आजादी से कई साल पहले। उसका कारण है, मैं कह चुका हूं इस सदन में, कि जम्मू कश्मीर में या तो पहाड़ है या फॉरेस्ट, जमीन न होने के बारे में न होने के बराबर है। मेरे बहुत सारे साथी जब यूटी बनी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि हम जमीन वहां खरीदेंगे, बहुत सस्ती होगी। मैंने कहा मैं तो नहीं खरीद पाया, आप खरीदो। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपको कि वहां जमीन सिर्फ कश्मीर जम्मू कश्मीर वाले खरीद सकते हैं, तो आप एकड़ों की जमीन से। मैंने कहा जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में आपको मालूम है जमीन एकड़ पर एकड़ क्या है? कहा नहीं होगी 30-40 लाख। मैंने कहा 30-40 नहीं, 40-50 करोड़, 40-50 करोड़ की 1 एकड़ जमीन आपको जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में मिलेगी, क्योंकि जमीन नहीं है। हमारी सब जमीन फॉरेस्ट और पहाड़ है, तो थोड़ी सी जमीन है। तो महाराजा हरि सिंह ने उसको इसलिए नहीं रखा था कि जमीन ही नहीं है, तो अगर ये जमीन कोई बाहर वाला ले जाएगा तो ये कहां जाएंगे, ये क्या खाएंगे। इसी तरह से नौकरी क्यों बाहर वाला ये प्रोविजन रखा गया था कि नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आखिरी हिस्सा जहां हिंदुस्तान खत्म होता या हिंदुस्तान जहां से शुरू होता, एक तरफ फिर पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है। तो इतना दूर जहां रेल की अभी कश्मीर तक सुविधा नहीं है पहुंचने की, गाड़ियों में जो माल जाता है तो सबसे महंगा बना हुआ गुजरात से जाएगा, तमिलनाडु से जाएगा, बंबई से जाएगा। ट्रेन जहां तक है वहां तक तो ठीक है भाड़ा में, वहां से ट्रकों में जाना है तो इसलिए महंगा डबल हो जाता है। वहां कोई उद्योग नहीं बना, अनसर्टेनिटी की वजह से। दुर्भाग्य है कोई बड़ा उद्योग नहीं है, यही छोटे छोटे उद्योग जो मैंने ये 12,000 गिने, ये 12,000 उद्योग सर ये एंसिलरी होंगी किसी एक उद्योग के, गुजरात के या बंबई वाले के, जिनमें बेचारे 10-15 लोग काम करते हैं। ये छोटे छोटे उद्योग, इन्हीं पे हम गुजारा करते हैं, बड़ा उद्योग नहीं। जब बड़ा उद्योग नहीं है तो नौकरी नहीं है। तो इसलिए वहां जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक उद्योग के तौर पे काम करते हैं। वहां कोई उद्योग नहीं है तो यही एक उद्योग। अगर उद्योग नहीं होता तो एमफिल पढ़ा हुआ लड़का कश्मीर का और जम्मू का, पीएचडी करा हुआ लड़का जिसके 2 बच्चे हों, 3,000 लड़के ये 3,000 रुपए पे 7 साल काम करते नहीं करते। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर। माननीय लोग समय पहले खत्म हो चुका है, समय बहुत पहले खत्म। मैं 2-3 मिनट में खत्म। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी आप स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करें। स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला खराब होगा। मैं अलग से वो आपको बात करूंगा किसी वक्त बैठ के, उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या नतीजे निकलेंगे। यहाँ वो नेगेटिव चीज़ें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छा भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। इन चीज़ों का मैं परसों यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट, जिस तरह का टेंशन और जिस तरह का हमारा दुश्मन दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से वहाँ हमारे सर पे बैठा हुआ है, तो कोई भी अक्लमंद आदमी यही कहे, सरकार यही करेगी कि कम से कम उनसे तो निपटते रहेंगे, लेकिन यहाँ के अपने देश के लोग जो बॉर्डर पे हैं वो तो हमारे साथ पीछे खड़े रहे, जिस तरह से आज तक खड़े रहे, जिस तरह से 1947 में कश्मीर के लोग खड़े रहे। जब तक फौज बाद में पहुंची 27 अक्टूबर को, लेकिन तब तक 20 दिन तो कश्मीर के लोगों ने, मैं आपको भेजूंगा, मुझे एक बुक किताब मिली तब की, जिसमें और पहली दफा मैंने देखा जिसमें लड़कों की अगली ये ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, बंदूक में 3 था नॉट 3। मैंने पहली दफा शायद हिंदुस्तान में कैसा नहीं हुआ
वो उस बुक में औरतों की एक मलेशिया बनाई गई, उनको वो उनकी बंदूकें हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि ये जो रजाकार आ रहे हैं उनको रजाकार कह रहे हैं उधर से पाकिस्तान को, उनको फायर कैसे करना। मोहल्ले मोहल्ले की कमेटी बनाई। तो उन 15-20 दिन तो उन बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने ही पाकिस्तान की फौज को तो रोका। तो उससे बड़ा टेस्ट क्या होता था, जबकि मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए थे। वो सब जाते, उनके साथ मिल जाते, उनके साथ नहीं मिले, उनके साथ हमला किया, सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने कश्मीर के लोगों को। लेकिन उनके पास तो ये छोटी छोटी बातों को नहीं रखना है, बड़े इतिहास को हमने देखना है। और जम्मू कश्मीर के हम हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एक रहे आज तक और हमेशा एक रहेंगे। राजनीति में सबको मौका मिलता है, कोई पीछे नहीं है, उसमें कोई ये नहीं कहेगा। और मुझे गौरव है हमारी स्टेट का मुझे गौरव है, और हिंदुस्तान के सब स्टेटों को सीखना चाहिए। मेजॉरिटी मुस्लिम होकर भी हमारे कई दशक हुए मुसलमान डीजी को हुए, हमारे कई दशक हुए मुसलमान चीफ सेक्रेटरी को, शायद मैं तब पढ़ता था। हमारे 80% जब गवर्नमेंट भी होती है मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं, 70% हमारे ऑफिसर्स नॉन मुस्लिम होते हैं। मैंने आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा मुझसे लेकर और ये कहते हैं चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका चीफ सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका डीजीपी हिंदू ना हो, जिसके आधे से ज्यादा 2/3 ऑफिसर जो हैं चाहे वो डीसीज और एसपीज वो हिंदू ना हो। हमारे ये नहीं है, कभी हमने नहीं सोचा। इसलिए मैं आखिर में एक ही शेर आपसे कहता हूं कि ये आप जो तजर्बा कर रहे हैं, जो हमको गिनी पिग बनाया जा रहा है, ये गिनी पिग पे तजर्बे बंद कर दे। बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पे पहुंच गए हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि आजकल वैक्सीन का, एक मिनट, वैक्सीन की बात चल रही है, तो मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा। तो वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दिया जाता है? माइस, चूहे की, उसके बाद दिया जाता है बंदर को, उसके बाद फिर टेस्ट करने के लिए आदमी पर टेस्ट होता। तो यहां तो चूहा भी हम ही बन रहे, बंदर भी हम ही बन रहे, सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है। तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग से हमें बचाइए। और इस शेर से, एक रात से, ये गृह मंत्री जी के लिए शेर, एक रात से, अब रात नहीं है, अब शायर ने बताया है रात, तो उसका कोई दूसरा किस्सा होगा रात वाला। शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहां तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। लेकिन शेर जो है वो समझ जाएंगे गृह मंत्री जी। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी, उसके बारे में बताता हूं। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? हमने आज तक चिरागों को जला रखा है। कि हम तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो इसलिए अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए। उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम हमारा समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गृह मंत्री जी। आप धन्यवाद माननीय एलओपी।